एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीनू ठाकुर। आज हिंदू एनालिसिस इस सेशन में आई पिक्ड फ्यू आर्टिकल्स। मैंने सिर्फ फोकस किया है प्रीलिम्स पे, ठीक है। तो अब से हम हिंदू एनालिसिस को सिर्फ मेजरली यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे, ताकि टाइम जो है वो मैं कम से कम लूँ आपका और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आई नो प्रेशर बहुत ज़्यादा दिमाग में होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और बाकी बच्चे जिनका टारगेट इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, तो बस 16 जून तक की बात है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा दूसरी अप्रोच से भी चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल स्टेइंग पावर। सो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी का जो सबसे बड़ा फेवरेट एरिया है ना, वो है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से वो पूछता ही पूछता है, कई बार पूछता है। मतलब देखा जाए ब्रॉड अगर मैं टॉपिक कवर करूँ तो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड है, रेलवे हो गया आपका एनर्जी हो गया, आपका जितनी भी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाता है वो सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आपके नेशनल हाईवेज, रोड वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकम्युनिकेशन, इवन कम्युनिकेशन भी आपका इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसी में अगर आईआर में जैसे चाहबार पोर्ट है तो वो क्या है, हमारा एक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा ऐसा हिट एरिया है जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेइंग पावर, जिसमें लिग्नाइट माइनिंग की बात हो रही है। देख रहे हैं आप, स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट एक्सकेवेटिंग लिग्नाइट। तो कोल एंड लिग्नाइट हैव बीन द मेन स्टे ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इन द कंट्री, बट विद द पुश टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नॉट फार बिहाइंड। मतलब ये कह रहा है दिस इज अचीवमेंट कि हम हमारे देश में क्या हो रहा है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, है ना। हम ऐसे ग्रीन इनिशिएटिव हमने अडॉप्ट कर रखे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अपनाएं, सोलर एनर्जी को अपनाएं, या फिर आपका विंड एनर्जी है। ये सारी वो एनर्जी सोर्सेज है जो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोयला की बात करें अभी भी, बट लार्जली वी डिपेंड अपॉन दी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ दिस कोल। कोयला को जब जलाते हैं तो वो वातावरण को खराब करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। और कोयला जो है वो अपने आप में एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। तो दोनों पर्पस हमारे सिद्ध होंगे इफ वी डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पे। अगर हमने फोकस ज़्यादा कर लिया तो एक तो हमारा क्लाइमेट जो है वो बचा रहेगा प्रदूषित होने से। दूसरा जो हमारा ये सोर्सेज है, जो कोल है, ये सारे भी हमारे सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो पाएंगे। तो खैर, अब इस आर्टिकल में किसकी बात हो रही है? इस आर्टिकल में बात हो रही है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन द कंट्री। अगर लिग्नाइट हम भारत में बात करें, लिग्नाइट अ टाइप ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कोल, कि भाई भारत में लिग्नाइट प्रोड्यूसर कौन सा है लार्जेस्ट, तो वो तमिलनाडु है, ठीक है। पहला फैक्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर 2022-23, तमिलनाडु अकाउंटेड फॉर 49.97% ऑफ द प्रोडक्शन। पहले नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, अकॉर्डिंग टू और एज पर द डेटा और रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री फॉर 2022-23। ये भी याद रखना, साल भी याद रखना। तो तमिलनाडु पहले नंबर पे 1 पे हुआ, गुजरात हुआ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका हो गया राजस्थान, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ तो आपका ये बता रहा है। दूसरा, एक आपकी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नेवली यानी तमिलनाडु में। इसने सबसे बड़ा ये शेयर दिया है इस कंपनी ने, यानी सरकारी कंपनी ने। सो दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लिस्ट एज अमंग इट्स परफॉर्मेंस हाईलाइट्स the all-time high coal and lignite production of 36.32 tons in 2023-24 across the country। तो ये वाली आपकी पीएसयू है जिसने कोयले के प्रोडक्शन में माहिरता या फिर नंबर 1 पोजीशन ली है। इन तमिलनाडु दिस NLCIL installed power generation capacity is 4,390 megawatt of thermal project, ठीक है। और 1,411 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि सोर्स को बचाना भी है, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव है, गोइंग फॉरवर्ड दिस, इसमें और कुछ नहीं है। कोल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर रिमूविंग द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्टोन्स। तो बात हो रही थी कि कोयले को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जब कोयले की जो माइंस होती है, कोयला कैसे कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर रिमूविंग द लेयर्स ऑफ सॉइल
एंड स्टोन्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये आपका जो कोयला है वो निकाला जाता है। दिस सॉइल एंड स्टोन इज नोन एज ओवरबर्डन। This overburden is removed and treated for other use in order to reduce the environmental impact of mining. Afforestation is another initiative that has been undertaken in some areas. ठीक है, ये तो सारी चीज़ें बातें हो गई इस आर्टिकल की. Now we need to discuss about the coal, क्योंकि कोयले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. 2013 में भी प्रीलिम्स में पूछा था. इग्नाइट अगर फेमस चल रहा है तो इग्नाइट पे क्वेश्चन आ सकता है. मे बी वो ट्रेडिशनल भी पूछ रहे यूपीएससी. सो लेट्स लुक एट. अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं भारत में कोयले की, तो गोंडवाना कोल फील्ड्स है जो 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. इस गोंडवाना कोल मेक्स, ये जो गोंडवाना कोल है ये 98% कोयला का जो रिजर्व है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है. एंड 99% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, जो 99% हमारा कोयला का उत्पादन होता है भारत के अंदर, वो ये गोंडवाना उसी में होता है. गोंडवाना कोल फॉर्म्स इंडियाज मेटलर्जिकल ग्रेड एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी कोल. इट इज़ फाउंड इन द दामोदर, झारखंड. कि गोंडवाना लैंड कहाँ है, गोंडवाना एरिया कहाँ है, जो झारखंड का एरिया है. दामोदर झारखंड, वेस्ट बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, गोदावरी यानी महाराष्ट्र, एंड नर्मदा वैली. ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोंडवाना कोल फील्ड्स है. टर्शरी कोल फील्ड्स की बात करें जो 15 से 60 मिलियन ईयर ओल्ड है. कार्बन कंटेंट इज़ वेरी लो बट इज़ रिच इन मॉइस्चर एंड सल्फर. ठीक है, सल्फर हम सभी को पता है ह्यूमन के लिए कितनी डेंजरस गैस है. टर्शरी कोल फील्ड्स आर मेनली कन्फाइंड टू एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन. इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूड असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमालय फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड केरला. यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी कोल है, असम में टर्शरी, याद रहेगा. चलिए कोयले के बारे में थोड़ा और जानते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, 3 प्रकार की रॉक्स होती है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री. तो आपकी ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म है. ठीक है, इज फाउंड और इज नोन एज ब्लैक गोल्ड. ठीक है जी, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कन्वेंशनल है. ठीक है, सोर्स अगर खत्म हो रहा है डिप्लीट होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिन्यू नहीं कर सकते. इज़ वाइडली अवेलेबल. It is used as a domestic fuel in industries such as iron, steel, steam engines and to generate electricity. Electricity generate के लिए भी आपका ये यूज़ होता है कोयला. Electricity from coal is called thermal power. ठीक है जी. The leading coal producers of the world include China, USA, Australia, Indonesia and India. India coal has high ash content. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा था यूपीएससी में. विच वेरीज फ्रॉम 35 to 45% compared with that of coal in other parts of the world, which is around 15% while it has low sulfur content about 0.5%. ठीक है जी. चलिए क्लासिफिकेशन में बात करें तो 4 आपका इसमें क्लासिफाइड है. एंथ्रासाइट, जिसके अंदर 80 to 95 कार्बन कंटेंट होता है, विच फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. बिटुमिनियस की बात करें तो 60 to 80% कार्बन कंटेंट है. ये झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे ये ज़्यादातर पाया जाता है. लिग्नाइट की बात करें तो 40 to 55% कार्बन कंटेंट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड इज़ फाउंड इन राजस्थान. ये राजस्थान और तमिलनाडु, अभी बताया तमिलनाडु नंबर 1 पे आ गया. पीट की बात करें तो इसके अंदर 40% से लेस कंटेंट है कार्बन कंटेंट. ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर में यूज़ होता है. लिग्नाइट के बारे में आर्टिकल था तो लिग्नाइट पे भी फोकस करना. अब लिग्नाइट के बारे में पढ़ते हैं. लिग्नाइट क्या होता है, एक ब्राउन कोल है, इसे ब्राउन कोल कहा जाता है, ब्लैक कोल नहीं कहा जाता. ये सॉफ्ट है, ब्राउन है, कंब्यूसिबल है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम नेचुरली कंप्रेस्ड पीट. इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट अराउंड 25 to 35%. देखो पीछे में क्या था, लिग्नाइट में कितना कंटेंट है, 40 to 55%. ये वेरी करता है, आप 35 to 40 के बीच में इसको लेके चल सकते हैं. ठीक है. When removed from the ground, it contains a very high amount of moisture. ठीक है. Lignite is all around the world. ये सभी को पता है. ठीक है, ये हर जगह है. Is used almost exclusively as a fuel for steam electric power generation. ठीक है जी. अब लिग्नाइट के बारे में ना ये एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है. ठीक है, जब इसे निकाला जाता है तो इसके अंदर इतना मॉइस्चर पाया जाता है विच पार्शली एक्सप्लेन इट्स लो कार्बन कंटेंट. तो इसके अंदर हाई कार्बन कंटेंट नहीं है.
लिग्नाइट combustion produces less heat for the amount of carbon dioxide and sulfur released than other ranks of coal. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सल्फर बहुत रिलीज करता है, ठीक है। तो कंब्यूशन क्या होता है? जलन, ठीक है, या मतलब जलन इन द सेंस ज्वलन, जब हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उसके बीच में, या फिर इसको इस तरीके से समझो, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस रह जाता है। जब कोई चीज़ जलाते हैं तो जो बच जाता है, substance burns in the presence of oxygen, giving off heat and light in the process. तो जब जला रहे हैं तो उसमें एक चिंगारी निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? कुछ सब्सटेंस जल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। एज अ रिजल्ट लिग्नाइट इज द मोस्ट हार्मफुल कोल टू ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि इसके अंदर सल्फर सबसे ज़्यादा है। लिग्नाइट इज ब्राउनिश ब्लैक इन कलर एंड हैज़ कार्बन कंटेंट 60 to 70% ऑन अ ड्राई एश फ्री बेसिस। ये डिफरेंट हो गया, ड्राई एश बेसिस पे इसका 60 to 70% है, ठीक है। तो इसके साथ ये तो आर्टिकल ख़त्म हुआ, लेकिन 2013 में एक कोल के ऊपर क्या क्वेश्चन था कि भारत का जो कोयला है उसका करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कैसा होता है। इसके अंदर हाई ऐश कंटेंट होता है, बिल्कुल सही है। सल्फर कंटेंट लो होता है, बिल्कुल सही है। लो ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर गलत है, हाई टेम्परेचर रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 and 2 ओनली, ठीक है। अब ऐसे ही करके लिग्नाइट पे भी पूछ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर में अगर हम इसके क्लासिफिकेशन में जाए तो सबसे ज़्यादा सल्फर इसी के अंदर है, लिग्नाइट के अंदर। दैट्स मेक्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब चाहबार पोर्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, आज की हिंदू न्यूज़पेपर में फिर से चाहबार पोर्ट है कि भाई ये 2000 अर्ली में लॉन्च हुआ था। प्रोग्रेस कई सालों तक रहे, लेकिन कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से उतनी बूस्ट नहीं मिल पाई जितनी होनी चाहिए थी। अब लास्ट वीक इंडिया और ईरान ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ऑपरेट ऑफ दिस पोर्ट। इस पोर्ट को पार्टीशन से पहले अगर हम बात करें तो इसको तीज कहा जाता था। एक छोटा सा फैक्ट है, याद रख सकते हैं, तीज कहा जाता था। अच्छा, ये गल्फ ऑफ ओमन में ही है, गल्फ ऑफ ओमन, और आप ये उसके बीच में देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये गल्फ ऑफ ओमन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में है। लेकिन ये किस प्रोविंस में है? ईरान के, ये आपका कौन सा प्रोविंस है? ये है आपका बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ईरान बिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस वेयर दिस वॉज रीड इन वंस, ठीक है। ये तो खैर पहले की पुरानी बात है, ये यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारी बातें हमने कल डिस्कस करी थी, आज बस थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना आर्टिकल को, तो आपको ये मेंस के पर्सपेक्टिव से और वैल्यू एडिशन का काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज जो मुझे लगा है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, सी ओटर्स के बारे में पूछ सकता है। क्या हुआ है, हाल ही में रिसर्चर्स ने एक टूल यूज़ किया है या फिर उसको प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे हम सी ओटर्स को, उनको सक्सेसफुल बनाए टू हैव फूड, खाना खाने के लिए, ठीक है, खाना खोजने के लिए ऐसे टूल यूज़ किया जाए जिससे कि ये ज़िंदा रह पाए, क्योंकि इनको खाना मिलना मुश्किल है। इनका खाना ये कैसे खाते हैं, इनका मेन शिकार क्या है? मोल्स्क जो है वो इनका शिकार है, उनकी थिक शेल्ड होती है, ठीक है। तो एक ऐसा टूल यूज़ किया जा रहा है कि जिसकी वजह से इनको ये खाने में दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक कीटोन स्पीसीज़ है, ठीक है। ये कीटोन स्पीसीज़ है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका बचना बहुत ज़रूरी है, और ये बच तब सकते हैं जब इनको खाना मिल जाए, ठीक है, टाइम पे। चलिए सी ओटर के बारे में जाने। एक तो ये एक्वेटिक मेंबर ऑफ वेसल फैमिली है, फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। हैबिटेट की बात करें तो इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द वाटर, बट इन सम लोकेशंस कम्स एशोर टू स्लीप और रेस्ट। बाहर भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के अंदर ही रहेंगे। अपीयरेंस की बात देखें तो सी ओटर्स हैव वेब्ड फीट, वाटर रेपेलेंट फर to keep them dry and warm, and nostrils and ears that close in the water, ठीक है। They generally eat food equal to about a quarter of their body weight daily as they prowl kelp forest and sea grass beds। ये kelp forest क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिकली kelp forest यानी कि जो समुंदर के नीचे, यानी कि अंडर वाटर सी है, जो पानी के नीचे जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो केल्प फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत ही हाई डेंसिटी होती है इनकी, विच कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में जैसे मैं आपको बता रही थी, सी ओटर्स इज ऑल्सो नोन एज की स्टोन स्पीसीज
which means that the health of the sea otter is a good indication of the health of other species and ecosystem nearby. ठीक है. It plays a crucial role in maintaining the balance of marine ecosystem. By preying on sea urchins, they help control the population of these species, spiny creatures. ठीक है. ओवर पॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको पता ही है. The presence of sea otters helps sustain the biodiversity and health of these underwater forest. इसीलिए ये आपका सी ओटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी बैलेंस और मैनेजमेंट. अगर हम इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट में. ठीक है. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस टुडे ओनली. If you like this video, please share your comments, your queries, and like, share and subscribe my channel. Thank you.